हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का सोशल साइंस ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम पहले कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हम डिटेल पर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है, लोह ऐसा किस प्रकार का संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन है कि प्रवाह है, जैव है, अनवीकरण है। तो किस तरीके का है, अनवीकरण योग्य है। क्लियर है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, ज्वार ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। जो ज्वारीय है तो जो पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है, मानवकृत है या अचक्रीय है। तो कौन सा है, ये पुनः पूर्ति योग्य है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद है पंजाब। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। जो पंजाब में होता है, तो पंजाब में जो भूमि है वो निम्नीकरण का निम्नलिखित में से का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो अधिक सिंचाई के कारण होता है। किसके कारण होता है, अधिक सिंचाई के कारण होता है। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। अभी हमने आपको बताया था कि सिंचाई। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो इसमें से जो आपको ऑप्शन दिया है चार, पंजाब है कि उत्तर प्रदेश के मैदान है कि हरियाणा है कि उत्तर अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको बताना इसमें से कि अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पर क्या की जाती है, सीढ़ीदार सोपानी कृषि की जाती है। क्या की जाती है, इसमें सीढ़ीदार सोपानी कृषि। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो जो चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से ये बताना है कि काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो काली मृदा जो है, सबसे पहले हम समझते हैं काली मृदा का निर्माण कैसे होता है। काली मृदा का जो निर्माण होता है, ज्वालामुखी के फूटने के कारण और ज्वालामुखी उत्पन्न होने के बाद जो लावा निकलता है, लावा जब ठंडा होता है वो काली मिट्टी का इसके कारण निर्माण होता है। और इससे सबसे मुख्य फसल जो होती है वो कपास यहाँ पर सबसे अच्छी होती है, कपास की खेती। और यह सबसे काली जो मृदा होती है, रैगर मिट्टी या कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, इसमें काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। क्लियर हुआ। अब हम आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 शब्दों में लिखना है। तो सबसे प्रथम जो क्वेश्चन है, तीन राज्यों के नाम बताएं जहां पर काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। जो तो तीन राज्य के नाम बताना है जो काली मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहले तीन राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र, इसके बाद है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। मैंने बताया था काली मृदा का उद्गम कहाँ, मतलब जो काली मृदा है उसका निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी के कारण होता है। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, मैंने अभी बताया था। इसमें मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको नोट्स आपको लिखा है और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए। इस प्रकार मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है कहाँ पर, काली मृदा पर। इसका सेकेंड है, पूर्वी तट में नदी डेल्टाओं का किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। जो पूर्वी तट है वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, क्वेश्चन ए पूछ रहा है। इस पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। अब इसमें से सॉरी सॉरी इसमें जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि पूर्वी तट में नदी डेल्टाओं को किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार में मृदा की तीन विशेषताएं बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि नदी जो है, नदी के साइड में तटीय क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है और इसकी तीन विशेषताएं बताना है। क्लियर है। तो मृदा जो जलोढ़ मृदा है, सबसे इसका आंसर आएगा कि पूर्वी तट में नदी डेल्टाओं जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा जो है वो इसका निर्माण कैसे होता है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों, तो उत्तरी क्षेत्र पर क्या होता है, उत्तरी क्षेत्र पर जो है, तो वहां से हिम है, उत्तरी क्षेत्र में हिम है, वहां से तीन नदियां निकलती है ना। तो वहां से तीन नदियां कौन सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, है ना। तो ये नदियां जो होती हैं तो अपने साथ क्या करते हैं, अपर्दन के द्वारा वहां से मिट्टी का लेके आते हैं, उत्तरी मैदान पर निक्षेपण कर देती हैं, जिससे क्या होता है, वहां पर जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। क्लियर। तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है तटीय क्षेत्र में, जो नदी होती है। अब इनमें तीन विशेषता क्या है। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। इसमें गन्ने,
चावल, गेहूं और अन्य दलहन फसलें की खेती की जाती है। ठीक है, फिर जरूर मृदा वाले क्षेत्र गहन कृषि के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जहाँ पर कृषि की जाएगी वहां पर जनसंख्या अधिक होगी। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। क्या कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए समुच्चय जुताई, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाकर और पट्टी कृषि कर पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करना तथा पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना जैसे उपाय करना चाहिए। क्लियर हुआ। तो हमारा ये, फिर इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन क्या है, जैव और अजैव संसाधन क्या जानते हैं, कुछ उदाहरण दें। तो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं उसके कुछ उदाहरण देना। तो जैव संसाधन क्या होते हैं, जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्यक्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिसमें सांस होती है उसको जैव मंडल जैव संसाधन कहते हैं। मनुष्य में सांस होती है, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि ये क्या है, जैव संसाधन। क्लियर है। अजैव जिसमें सांस नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। क्लियर हुआ। निम्नलिखित, फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 130 शब्दों में दीजिए। भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है। तो क्या कारण है इसका, तो ये देखिए पहले, भारत में भू संसाधनों का उपयोग विभिन्न भागों में बांटा गया है। वनों के अंतर्गत भूमि, कृषि योग्य भूमि, चारागाह के लिए भूमि और बंजर भूमि। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, बस्ती, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि आते हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 54% भूमि कृषि योग्य, 22.5% भूमि वनों के अंतर्गत और 3.43 मतलब 4-5% भूमि चारागाह के लिए उपलब्ध है। क्लियर है। इसके बाद आपको लिखना है कि वर्ष 1960 और 61 में वनों के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि स्वतंत्रता काल के बाद मुख्य रूप से हरित क्रांति के बाद अधिकतर भूमि कृषि के लिए आधारभूत संरचना की सुविधाओं के विकास के लिए भूमि का उपयोग किया गया, जो वन क्षेत्र के निकासी के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के वनोन्मूलन के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार 1960-61 के वनों के अंतर्गत भूमि का 4% का विस्तार हुआ। क्लियर हुआ। फिर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है, औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। तो इसमें मैंने 3 पॉइंट आपको लिखाया हूँ। तो कौन कौन सी कृत्रिम उपकरण क्या है, कृत्रिम उपकरण औद्योगिक विकास की देन है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में बढ़त के संसाधनों का अधिक उपभोग किया गया है। और फिर दूसरा क्या है, तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास संभव है, जबकि किसी देश के आर्थिक स्थिति में सुधार आती है। क्लियर है। तब लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं, फलस्वरूप संसाधनों का अधिक उपयोग होता है। फिर है आर्थिक विकास नवीन तकनीकी विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, इस कारण नए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो आप इससे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आप फर्स्ट से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और आप इसको लिख भी सकते हैं। पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया है, तो ऑब्जेक्टिव आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड में हमने थर्ड में भी जो है, तो इसमें से आपको तिमाही में सीढ़ीदार सोपानी खेती आ सकता है, और ये जो है इसमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, ये तिमाही में क्वेश्चन आ सकता है ना। और 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ काली मृदा पाई जाती है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पर आप भी इसके बाद जो निम्नलिखित उत्तर लगाकर लगभग 130 शब्दों में दीजिए, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट ए है, इसको आप मैंने बताया था कि जो औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे कैसे हुआ है। क्लियर है। तो आप इस तरह से हमारे चैनल में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको अब जैसे आज मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया हूँ,
सेकेंड कराऊंगा तो सभी क्वेश्चन को आपका क्रम से कराते जाऊंगा। इसी तरीके से ज्योग्राफी होगी, इसी तरीके से हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल होगी, तो 10th क्लास का आपका सोशल साइंस का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा।